हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये जो आपके पास चैप्टर है ये लिखा गया है खुशवंत सिंह द्वारा। यहाँ पर आपको राइटर का नाम भी दिया गया है खुशवंत सिंह, और इनके द्वारा ये लिखा गया है ये वर्क। तो खुशवंत सिंह एक पंजाबी राइटर हैं और जिनका जन्म पाकिस्तान में 1915 में हुआ था, और उनकी जो डेथ हुई थी 2014 में हुई। एंड जो पार्टीशन के टाइम यानी 1947 में जो भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, उसका बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम उन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान एक वर्क लिखा था जो कि बाद में फ़िल्म में कन्वर्ट भी किया गया। और ये वर्क उन्होंने 1956 में लिखा था। तो खुशवंत सिंह एक फेमस राइटर हैं। खुशवंत सिंह इस स्टोरी में अपनी जो बचपन की यादें शेयर कर रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ, क्या क्या उन्होंने अपने बचपन में सीखा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर आपका। और फर्स्ट पैरा से हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। वर्ल्ड बाय वर्ल्ड मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनके मीनिंग भी आपको बताऊंगी, तो आपको ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर, यानी जैसे मेरी दादी औरों की दादी होती है वैसे ही मेरी दादी वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर, यानी जब से मैं उसे 20 सालों से देख रहा हूँ, यानी जो लेखक है वो 20 साल का है, और जब से मैं उसे देख रहा हूँ तब से वो उतनी ही बूढ़ी है। ना तो वो जवान हुई, जवान तो कैसे ही होगी, लेकिन उतनी ही बूढ़ी है, उससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो भी नहीं सकती। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग, और लोग कहते हैं कि मेरी दादी पहले जवान थी और प्रिटी भी थी, यानी सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उसका एक पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा विश्वास करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है कि वो कभी सुंदर रही होगी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन ड्राइंग रूम, और जो मेरे ग्रैंड फादर थे एंड जो मेरे दादा थे, तो उनकी एक फ़ोटो हमारे मेंटल पीस पे भी टंगी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन, और उन्होंने उस फोटो में एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है। लूज फिटिंग क्लोथ्स, और थोड़ा सा ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। हिज हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो बियर्ड है वो पूरी उनकी चेस्ट को ढक देती है। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और ऐसा लगता है कि वो 100 साल के होंगे। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, और उनको ऐसा लगता भी नहीं है, उनको देखकर, मेरे दादों को देखकर, कि इनकी एक वाइफ भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके lots and lots यानी बहुत सारे परपोते होंगे, इतने बूढ़े मेरे दादा उस फोटो में दिखते हैं। As for एज फॉर माई ग्रैंड मदर वॉज बींग यंग एंड प्रिटी, यानी मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी रही होगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये सोचना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स एंड सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो कभी कभी मेरे साथ गेम भी खेला करती थी, और एक बच्चे की तरह वो मेरे साथ खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, हालांकि ये चीज़ थोड़ा सा अनडिग्निफाइड लगती है, थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करती थी जैसे कि वो छोटी बच्ची हो। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट एंड सी यूज टू टेल अस, और वो कभी कभी मेरे को फेबल्स यानी जो मॉरल स्टोरीज होती हैं उन्हें भी सिखाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट, और वो हमेशा एक छोटी छोटी कद वाली, स्लाइटली बेंट यानी थोड़ा सा झुकी हुई होती थी। हर फेस was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere, और उसके जो फेस थे उस पर जगह जगह पे रिंकल बने हुए थे, और जो है जो लकीरें थी तो वो एक तरीके से क्रिस क्रॉस में बनी हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमने उसे हमेशा उसी तरीके से देखा, ना तो हमने उसे जवान देखा और ना हमने उसे इससे ज़्यादा बूढ़ी देखा, हमने उसी तरीके से उसको देखा। किसको? लेखक ने अपनी दादी को। ओल्ड यानी बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी कि वो उससे ज़्यादा बूढ़ी अब नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और 20 सालों से वो उसी एज में वैसी की वैसी है। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल,
लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी। इसका मतलब है प्रिटी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो शरीर की ब्यूटी के लिए हुआ है, जबकि जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ हुआ है वो अंदर की गुणवत्ता, जो गुण होते हैं उनके लिए ब्यूटीफुल वर्ड का यूज़ हुआ है। यानी शरीर से तो सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें जो गुण हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसकी दादी में भरे हुए हैं। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop। यानी वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी। होबल्ड मीन्स लंगड़ाना होता है, तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। और घर में जो है एक तरीके से वो इस तरीके से चलती थी कि एक हाथ उसकी कमर में होता था और दूसरे हाथ पे उसकी रोजरी यानी माला होती थी, जिससे वो जप किया करती थी। सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस। और उसके जो जो चांदी जैसे बाल थे वो कभी कभी इतने ढीले होते थे कि उसके फेस पे भी आ जाया करते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और उसके जो लिप्स थे वो हमेशा अपने ओंठों से भगवान का नाम जप किया करती थी। और कोई उसके नाम जप को सुनता भी नहीं था, बल्कि मुंह के अंदर अंदर ही भगवान का नाम जप किया करती थी। येस सी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ वो ब्यूटीफुल थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और वो एक तरीके से जो बर्फ़, ठंडियों में बर्फ़ का दृश्य होता है उसी तरीके से थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी। यानी एक तरीके से उसके फेस पे शांति थी, संतोष था। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। एक तरीके का संतोष उसके चेहरे पर, प्योर संतोष, प्योर वाइट ब्यूटी उसके फेस पर दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यानी मेरी ग्रैंड माँ और मैं गुड फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे ग्रैंड मदर और मैं साथ में रहते थे, जबकि मेरे पेरेंट्स सिटी में चले गए थे। सी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और मुझे सुबह स्कूल के लिए रेडी भी किया करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और वो अपने में ही सुबह सुबह उठकर प्रेयर करती थी। वाइल सी बात, फिर वो नहाया करती थी एंड ड्रेस्ड में, और मुझे भी नहलाया करती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन। और उसको ये आस रहती थी कि मैं भी उसकी प्रेयर को सुन रहा हूँ। लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। और मैं उसकी प्रेयर को सुना करता था क्योंकि मुझे उसकी जो आवाज़ थी उससे प्रेम था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट। लेकिन मैं उस कभी परेशान नहीं हुआ कि मुझे वो प्रेयर याद करनी है। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट। और फिर वो मेरी जो लकड़ी का जो स्लेट थी उसको धोया करती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक। और उस स्लेट के साथ साथ वो मुझे एक पीले कलर का चौक भी दिया करती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट। और एक इंक पॉट जो स्याही की दवात होती है, मिट्टी से बनी हुई जो स्याही की दवात, वो भी दिया करती थी। एंड अ रेड पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल हैंड इट टू मी। और एक बंडल में उन सबको लपेट कर मुझे दिया करती थी और फिर मुझे स्कूल भेजा करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर। और नाश्ते के बाद, जो कि ठीक तरीके से पेट भर के मैं नाश्ता किया करता था, चपाती खाई यानी रोटी खाया करता था, उसके साथ साथ मुझे बटर और शुगर भी मिला करता था। वी वेंट टू स्कूल। और फिर मैं स्कूल जाया करता था। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और जो गांव के कुत्ते थे, गली के कुत्ते थे, उनके लिए भी मेरी दादी कभी कभी रोटी ले जाया करती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। और मेरी ग्रैंड मदर में हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। और क्योंकि जो स्कूल था उसी के बगल में एक टेम्पल भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। और जो पुजारी था वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करता था और मेरी दादी मॉर्निंग प्रेयर्स वहाँ पर गाया करती थी। While the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। और जब हम बच्चे अल्फ़ाबेट पढ़ा करते थे, कभी कभी हम सॉन्ग गाया करते थे, प्रेयर कोरस गाया करते थे, तो मेरी दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर और भगवान की जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ा करती थी। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स।
When we had both finished, we would walk back together. जब हम घर आया करते थे, जब हमारा काम पूरा हो जाता था तो हम दोनों घर आया करते थे. This time the village dogs would meet us. और इसी टाइम हमें विलेज के जो डॉग्स होते थे, कुत्ते होते थे, वो रास्ते में मिल जाते थे. एट द टेम्पल डोर, यानी टेम्पल के दरवाजे पर हमें मिल जाते थे वो कुत्ते, और वो हमें छोड़ने घर तक आया करते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम. और उस टुकड़े के लिए, यानी उस रोटी के लिए वो कुत्ते आपस में लड़ा करते थे, और साथ ही साथ वो घर तक हमारे साथ पहुंच जाते थे. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए थे अच्छी तरीके से, they sent for us, तो उन्होंने हमको भी, यानी मेरी दादी और मुझे भी सिटी में बुलाया. That was a turning point in our friendship. और ये पल हमारी फ्रेंडशिप का, हमारी दोस्ती का टर्निंग पॉइंट था, यानी यहाँ से हमारी दोस्ती कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली थी. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हालांकि हम एक ही रूम में रहा करते थे, लेकिन अब मेरी दादी ना मेरे साथ स्कूल आया करती थी और ना ही मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस. और अब मैं स्कूल बस में जाया करता था. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट. और अब गली में कोई कुत्ते भी नहीं थे. सी टुक टू फीडिंग स्पैरो. और अब वो चिड़ियों को दाना चुगाया करती थी. इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस. जो हमारा सिटी हाउस का कोर्ट यार्ड था, तो वहाँ पर स्पैरो को दाना चुगाया करती थी. एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शो लेस टू ईच अदर. और जैसे जैसे समय बीतता गया, हम दोनों की दूरियां बढ़ती गई. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. तो कभी कभी वो मुझे स्कूल के लिए रेडी तो किया करती थी. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से आया करता था तो कभी कभी मेरी दादी मुझे पूछा करती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. और मैं कुछ इंग्लिश के वर्ड बोला करता था. एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस. और कुछ कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस के, उसके बारे में मैं बोला करता था. एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड इट एक्स्ट्रा. तो मैं उसको बताया करता था कि मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा. और मेरी दादी के समझ में ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं आया करती थी. वो बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि सब चीज़ इंग्लिश में थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. तो ये चीज़ उसे नाखुश कर देती थी. मेरी दादी बिल्कुल भी खुश नहीं थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. और अब वो मुझे मेरे लेसन में, मेरे होमवर्क में मेरी मदद भी नहीं कर पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल. और वो कभी बिलीव नहीं करती थी, विश्वास ही नहीं करती थी कि इंग्लिश स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सही है. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर. और इस चीज़ से बहुत नाखुश थी कि ना तो इसको गॉड के बारे में कुछ बताया जा रहा है, और ना ही इसको स्क्रिप्चर के बारे में कुछ बताया जा रहा है. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन. और एक दिन मैंने बोला कि मेरे को कुछ म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं. सी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. और वो इस म्यूजिक लेसन से भी बिल्कुल खुश नहीं थी. अब क्यों खुश नहीं थी? टू हर म्यूजिक हैड लॉर्ड एसोसिएशन एंड इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स. तो हार्लॉट्स बोलते हैं वेश्याओं को, और बेगर्स बोलते हैं भिखारियों को. तो उस गाने में जो उसे म्यूजिक लेसन दिया गया था, उसमें कुछ वेश्याओं का जिक्र भी किया गया था, कुछ बेगर्स का जिक्र किया गया था. और वो बिल्कुल भी जेंटल फॉक नहीं थे, एक अच्छे, मतलब अच्छे गाने नहीं थे. तो उसकी दादी इसलिए भी बिल्कुल खुश नहीं थी. एंड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उसने उस गाने के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत चुप सी हो गई थी. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद उसने कभी कभार मेरे से बात करी होगी, ज़्यादा बात नहीं किया करती थी. व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे को मेरा अपना रूम मिल गया था. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और इसके बाद जो हम एक ही रूम में रहा करते थे, तो वो चीज़ भी अब नहीं रही. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. और मेरी ग्रैंड मदर ने ये चीज़ भी स्वीकार कर ली, मेरा अलग होना भी स्वीकार कर लिया था.
रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी वो अक्सर अपना जो स्पाइनिंग व्हील जो चरखा रहता है उसको चलाया करती थी और ज़्यादातर लोगों के साथ बात करने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। और सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी व्हील चरखा चलाती रहती थी और भगवान का नाम जप करती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow। और सिर्फ शाम को यानी दोपहर के बाद शाम को वो स्पैरो को, जो गौरैया होती हैं, उनको दाना दिया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो शाम के समय वो छोटे छोटे टुकड़ियों में रोटी को तोड़ा करती थी, उन चिड़ियों को खिलाया करती थी और वो चिड़ियाएँ बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी जब वो उस बरामदा में आती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स अदर ऑन हर शोल्डर। तो कुछ चिड़ियाएँ उसकी शोल्डर में बैठा करती थी और कुछ उसकी टांगों में बैठा करती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ कुछ तो उसके सर पर भी बैठा करती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे। और वो मुस्कुराती थी, मेरी दादी मुस्कुराया करती थी और उनको कभी भी जाने के लिए नहीं बोलती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। तो ये सबसे खुशनुमा पल होता था उस मेरी दादी के लिए। When I decided to go to abroad for further studies, और जब मैंने डिसाइड किया कि मैं विदेश जाऊंगा पढ़ाई के लिए, I was sure my grandmother would be upset। और मुझे पूरा पक्का पता था कि मेरी दादी को बहुत दुख होगा। I would be away for 5 years। और मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। And at her age one could never tell। और हम ये भी नहीं कह सकता कि मैं दोबारा उसको देख पाऊँगा क्योंकि उसकी एज ही ऐसी है। बट ग्रैंड मदर कुड। लेकिन मेरी दादी ने कर दिखाया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। और वो बहुत इमोशनल भी नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। और जब मैं जा रहा था तो मुझे वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस। लेकिन उसने मेरे साथ बात भी नहीं की और कुछ रोना धोना भी नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। और उसके जो लिप्स थे वो हमेशा उस टाइम भी जब वो मुझे छोड़ने आई उस समय भी प्रेयर ही पढ़ रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और वो प्रेयर को, प्रार्थना को पढ़ती जा रही थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स और ऑफ हर रोजरी। तो जो उसकी माला थी उसकी फिंगर उसमें बिजी थी, वो माला जपती जा रही थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो उसने साइलेंटली मेरे माथे पर चुम्बन दिया, मेरी दादी ने। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपनी दादी को इसके बाद कभी देख नहीं पाऊँगा। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। और 5 साल बाद मैं अब्रोड से घर आया। एंड आई मेट बाय हर एट द स्टेशन। और मैं उसको फिर से अपनी दादी को रेलवे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। 5 साल पहले भी वो वैसी ही थी और आज भी वैसी की वैसी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जब मेरी दादी ने मुझे गले लगाया तो वो उस समय भी अपनी माला का जप कर रही थी। इवन ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer and with frivolous rebukes। और जब मैं पहले दिन आया तो उसका दिन सेम था। वो स्पैरो के साथ उसी तरीके से उनको दाना खिला रही थी जिस तरीके से 5 साल पहले। इन द इवनिंग a change came over her। और एक शाम आई जब उसमें थोड़ा सा चेंज दिखा। सी डिड नॉट प्रे। उसने प्रेयर नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड। और उसने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया।
गॉट ऑल ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक ड्रम था, एक डमरू था, तो उसको बजाना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ गाना शुरू किया जो पड़ोस की औरतों थे उनके साथ. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड एंड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and the saying of the homecoming of warriors. तो उस दिन मेरी दादी की एक्टिविटी थोड़ा अलग थी, क्योंकि उस दिन उसने ड्रम बजाना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे आने का स्वागत कर रही होगी, और वो जो ड्रम था वो भी बहुत पुराना हो चुका था. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमने उससे बोला कि आप इतना ज़्यादा एक्टिविटी मत करो, बीमार हो जाओगे. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो एक पहला दिन था जब उसने प्रेयर नहीं की थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और दूसरी शाम को वो बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और उसको थोड़ा सा फीवर था, थोड़ा बुखार था, और डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी थोड़ा अलग सोच रही थी. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उसने हमें बताया कि अब वो इस दुनिया से जाने वाली है. सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, और उसने हमें कुछ घंटे ही पहले ही बता दिया कि अब उसकी लाइफ का लास्ट चैप्टर आ गया है. ना चाहती थी, सी हैड omitted टू प्रे एंड सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वो हमारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, वो प्रेयर करना चाहती थी. वी प्रोटेस्टेड, हमने उसका विरोध किया कि आप प्रेयर मत पढ़िए, थोड़ा आराम कीजिए. बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं सुनी. सी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो बेड पर बैठ गई और वहाँ पर भी प्रेयर करने लग गई. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. और जब हमें थोड़ी देर हम थोड़ी देर बैठे ही थे, तभी हमें पता चलता है कि मेरी दादी के हाथ से वो रोज़री जो माला थी वो गिर पड़ी. अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead, और उसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा पीला हो गया था, पीला पड़ गया था, और हमें पता चल गया कि मेरी दादी अब इस दुनिया से जा चुकी है. We lifted her off and bed and, as is customary, laid her on ground and covered her with a red shroud. और हमने उसको फिर बेड से उठाकर नीचे ज़मीन पर रखा और उसके ऊपर से एक रेड श्राउड यानी लाल कफन डाल दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स of morning we left her alone to make arrangement for her funeral. तो कुछ समय रोने धोने के बाद हम उसके फ्यूनरल के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लग गए. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. तो हम उसको एक तख्ते पर लिटाकर शाम को अंतिम विदाई देने ले गए. द सन वॉज सेटिंग, और सूर्यास्त हो चुका था. एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लाज ऑफ गोल्डन लाइट, लेकिन उसके बरामदे में, उसके कमरे में एक सुनहरे कलर की लाइट चमक रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम कुछ देर के लिए उस कोर्ट यार्ड में बैठे जहाँ पर दादी चिड़ियों को दाना चुगाया करती थी. ऑल ओवर द बरामदा in her room right up to where she lay dead and stripped wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. और जहाँ पर मेरी दादी को लिटाया गया था वहाँ पर बहुत सारी स्पैरो आई, वो गोरैया, वो चिड़ियाँ आई और वहाँ पर बैठ गई. देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कुछ भी चहचहा नहीं रही थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमें उन चिड़ियों पर बहुत दया आ रही थी. एंड माई मदर fetched some bread for them, और मेरी मम्मी ने कुछ ब्रेड के टुकड़े उन्हें फेंके उन चिड़ियों को देने के लिए. सी broke it into little crumbs, और उसने ऐसे ही बारीक टुकड़े किए और चिड़ियों को दे दिए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी दिया करती थी.
एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें वो रोटी के टुकड़े दे दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और स्पैरो ने उन रोटी के टुकड़ों पर देखा तक नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हम अपनी ग्रैंड मदर की जो शरीर था उसको ले गए तो वो भी आराम से वहाँ से वो चिड़िया चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और दूसरी सुबह तक उन चिड़ियों ने वो रोटी के टुकड़े नहीं खाए थे। इसका मतलब है उन चिड़ियों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और आपकी ये स्टोरी ख़त्म होती है, और यहाँ पर हमें दादी की जो मोरालिटी थी, दादी की जो विस्डम थी, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी भक्ति थी, तो उस पर हमें नाज है। दादी इतनी ज़्यादा अपनी भक्ति के प्रति और साथ ही साथ एक अच्छी इंसान भी थी, जो कि बाद में हमें स्पैरो से पता चलता है कि किस तरीके से उन स्पैरो ने दुख व्यक्त किया दादी के जाने का।